हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था सारणिक। सारणिक के बारे में हमने कल स्टडी करी थी। मैंने आपको कल बताया था कि एक कोटि की सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं, दो कोटि की सारणिक का मान हम कैसे निकालते हैं, सारणिक और आव्यूह में क्या डिफरेंस होता है, यह भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट होता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक सारणिक को निरूपित करता है। यानी कि सारणिक में पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अब तीन कोटि की सारणिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में अब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे को यह टॉपिक पढ़ना जरूरी है जिसका नाम है उपसारणिक। उपसारणिक तथा सहखंड। उपसारणिक तथा सहखंड, इसको बोलते हैं बच्चों माइनोर्स और इसको बोलते हैं कोफैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? माइनोर्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। अब उपसारणिक और सहखंड क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रख लेना कि किसी भी सारणी में जितने अवयव होते हैं, जिस सारणिक में या किसी भी सारणिक में जितने अवयव होते हैं उसकी उपसारणिक भी उतनी ही होती है। और यहां पर हम दो कोटि की उपसारणिक से दो कोटि की सारणिक से उपसारणिक कैसे निकालते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है उपसारणिक का? ठीक है, तो उपसारणिक का मतलब होता है जो सारणिक है उससे कितनी और सारणिक बन सकती है उसको हम उपसारणिक बोल सकते हैं। जैसे ये कोई एक सारणिक है जिसका मान डेल्टा है, ऐसे समझ लीजिए, इसका मान होगा, इसलिए आप हमेशा इसको इससे प्रदर्शित कर सकते हो। यहां पर एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22। अब इसमें बताइए कितने अवयव हैं? इसमें 4 अवयव हैं। इसका मतलब प्रत्येक अवयव की एक उपसारणिक होगी। जैसे A11 है तो इसकी एक उपसारणिक होगी, इसकी एक उपसारणिक होगी, A21 की एक उपसारणिक होगी और A22 की यहां पे क्या होगी बच्चों? उपसारणिक होगी। तो सबकी उपसारणिक हम ज्ञात करते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं वो समझिए। अवयव A11 की उपसारणिक, A11 की उपसारणिक, और A11 की उपसारणिक को बच्चों हम बोलते हैं M11। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि उपसारणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनोर्स, और माइनोर्स से क्या आया है? M आया। तो A11 एलिमेंट था, वह अवयव जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में आ रहा था, उसकी उपसारणिक का मान क्या होता है? M11 होता है। अब M11 हम कैसे निकालेंगे वो समझने की कोशिश करें। जिस अवयव की आप उपसारणिक ज्ञात कर रहे हो, जिस अवयव की आप उपसारणिक निकाल रहे हो, वो अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे? A22। इसका मतलब A11 की उपसारणिक क्या होगी बच्चों? A22। ये उपसारणिक है। ठीक है, उपसारणिक आप इसको ऐसे लगा सकते हैं चिन्ह, सारणिक का चिन्ह। अब जैसे आप इसका निकालना चाहते हो, मान लीजिए उपसारणिक, तो A22 की उपसारणिक क्या होगी? M22। M22 का मतलब समझ में आ रहा है? अवयव A22 की उपसारणिक। तो ये कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में है तो इसको छोड़ दिया, और दूसरे स्तंभ में है तो इसको छोड़ दिया, तो फिर बच गया क्या? A11। ठीक है, तो यहां पर M22 जो अवयव है, A22 जो अवयव है उसकी उपसारणिक का मान क्या होगा? M22, और M22 किसके बराबर हो जाएगा? A11 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपको करना क्या होता है कि जिस अवयव की आप उपसारणिक ज्ञात करना चाहते हो उस अवयव से संबंधित पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है अवयव वो क्या हो जाएगा? इसका उपसारणिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर उपसारणिक निकाल सकते हो। अब बात है सहखंड की, कि सहखंड क्या होगा। तो सहखंड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तो सहखंड को ध्यान रख लेना, F, कैपिटल F से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए A11 का सहखंड आपको निकालना है, तो इसका सहखंड का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? F11 होगा। F11 का मतलब क्या होगा? A11 का सहखंड। मतलब मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, अवयव A11 का सहखंड। सहखंड, सिर्फ मैं सहखंड की बात कर रहा हूं।
आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आएगा सेखंडज, वो अलग बात है। यहाँ पे सिर्फ सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो अवयव A11 का सेकंड क्या होगा? F11 होगा। ठीक है, A11 का सेकंड क्या होगा? F11 होगा। अब सेकंड हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो भैया ध्यान रख लेना, जिस तरीके से हम उपसारणिक निकालते हैं सेम उसी तरीके से सेकंड निकालते हैं। यानी कि आपको A11 अवयव का सेकंड चाहिए तो इस पंक्ति को छोड़ देना और इस स्तंभ को छोड़ देना, बच गया क्या? A22। तो इसका सेकंड क्या होगा? A22। तो सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उपसारणिक भी A22 आया था और यहाँ पे सेकंड भी A22 आ गया। तो याद रख लेना बच्चों कि यदि हम चिन्ह लगा दें, उपसारणिक में बाहर कोई चिन्ह नहीं लगाते हम, हमेशा यहां पर चिन्ह रहता है किसका? प्लस का। लेकिन सेकंड के बाहर हमेशा आप क्या लगाओगे? चिन्ह लगाओगे। और वो चिन्ह किसके हिसाब से लगता है? -i की पावर i प्लस j के हिसाब से लगता है। ये ध्यान रखना, -1 की पावर i प्लस j के हिसाब से लगता है। i का मतलब कौन सी पंक्ति है और j का मतलब कौन सा स्तंभ है। तो यहां पर इसके पहले क्या आएगा? -1 की पावर i प्लस j। तो i का मान कितना है? 1 और j का मान भी कितना है? 1। तो -1 की पावर कितना हो गया? 2। तो -1 की पावर 2 का मतलब +1। तो यहां पर चिन्ह किसका आ गया बच्चों? प्लस का आ गया। और प्लस के चिन्ह को हम लिखते नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना कि यदि उपसारणिक के पहले यदि हम चिन्ह लगा देते हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वो क्या बन जाता है? सेकंड बन जाता है। अब यहां पर यदि हम इस एलिमेंट की बात करें, किसकी? A12 की। A12 एलिमेंट है का सेकंड। तो A12 एलिमेंट का सेकंड क्या होगा बच्चों? F12 होगा। F12 होगा। और F12 के लिए आप क्या करोगे? इस पंक्ति को छोड़ोगे, इस स्तंभ को छोड़ोगे, तो क्या बच गया? A21 बच गया। अब इसके पहले चिन्ह किसके हिसाब से आएगा? इसके हिसाब से आएगा। तो यहां पर पंक्ति कौन है? पंक्ति 1 है और स्तंभ 2 है। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। विषम मान आ रहा है और माइनस की घात यदि विषम होती है तो आंसर माइनस में आता है। तो यहां पर चिन्ह किसका आ जाएगा बच्चों? माइनस का आ जाएगा। बस आप तो ये ध्यान रख लेना कि यदि i प्लस j का मान सम संख्या है तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और यदि i प्लस j का मान विषम संख्या है तो चिन्ह किसका आएगा बच्चों? माइनस का आएगा। बात समझ में आ गई? यहां से एक बात और समझ में आ रही होगी आपको कि F11 और M11 का मान सेम ही है। यानी कि मैं यहां पर M11 बराबर F11 बोल सकता हूं। ठीक है, यानी कि जब योग सम आएगा ना तो वहां पर उपसारणिक और सेकंड हमेशा बराबर होगा। जब योग सम आए किसका? I और J का। तो I और J का योग यदि सम आ रहा है तो M और F दोनों सेम होंगे, मतलब उपसारणिक और सेकंड सेम होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर इस तरीके से उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कर सकते हो। अब और यदि हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, 3 कोटि की कोई सारणिक है इस तरीके से, 3 कोटि की A B C D E F और 1 2 3 इस तरीके से कोई एक सारणिक है और इसकी उपसारणिक निकालनी है, प्रत्येक अवयव की उपसारणिक निकालनी है। जैसे ये अवयव है, इसकी उपसारणिक निकालनी हो तो ये कौन सा अवयव है? A11 हो गया। A11 का मतलब वह अवयव जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में आ रहा है, तो वो A11 ही है। या फिर ऐसे बोल सकते हो अवयव A की उपसारणिक, अवयव A की उपसारणिक। और अवयव A की उपसारणिक को हम क्या बोलेंगे? M11 बोलेंगे। M11 का मतलब क्या हो गया? अवयव A की उपसारणिक का मान। ठीक है, अब अवयव A प्रथम पंक्ति में है और प्रथम स्तंभ में है तो इसको छोड़ दिया, बाकी ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। तो इन 4 एलिमेंट से बनने वाली जो सारणिक है वो क्या कहलाएगी? उपसारणिक कहलाएगी। और किसकी उपसारणिक कहलाएगी? अवयव A की उपसारणिक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यदि आपको इसमें ऐसे लिखना हो, मान लीजिए इसकी उपसारणिक लिखनी है, किसकी? E की, तो E की उपसारणिक क्या होगी वो देखते हैं। E की उपसारणिक, E की उपसारणिक क्या होगी? E कौन सी पंक्ति में है? माइनॉर्स लिखोगे यहां पे, कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो M22। अब जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दो और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, बच गए 4 अवयव A C 1 3। तो यहां पर लिख दोगे A C 1 3। ठीक है बच्चों,
तो यहां पर इस तरीके से आप ई की उपसारणिक भी लिख सकते हो। कहने का मतलब आप प्रत्येक अवयव की यहां पर उपसारणिक लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको इसमें सहखंड निकालना हो तो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो आसानी से, जिस तरीके से हम उपसारणिक निकालते हैं वैसे क्या निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप F11 निकाल रहे हो, F11 का मतलब ए का सहखंड निकाल रहे हो, तो इसका योग कर लो, आई और जे का योग कर लो, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 मतलब सम है, और सम संख्या होने के कारण चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो इसके बाहर चिन्ह आप किसका लगाओगे, प्लस का लगाओगे। तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि F11 और M11 सेम होगा, M22 और F22 सेम होगा, क्योंकि योग यदि सम संख्या है, आई और जे का योग यदि सम संख्या है, तो उस कंडीशन में सहखंड और उपसारणिक हमेशा बराबर होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है, डी एलिमेंट है, और डी का सहखंड आप लिख रहे हो, यहां पे डी का सहखंड, डी का सहखंड, तो आसानी से लिख सकते हो। डी कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, तो इसको छोड़ दीजिए। और डी कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है, तो इसको छोड़ दिया, तो बच गए 4 अवयव बी सी 2 3, तो यहां पे लिख दोगे बी सी 2 3, लिख सकते हो। अब इसके बाहर चिन्ह लगाना भी जरूरी है। जब भी सेकंड की हम बात करेंगे हमेशा चिन्ह लगाएंगे, और चिन्ह किसके हिसाब से लगेगा कि ये डी कौन सी पंक्ति में है बच्चों, दूसरी पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में, तो 2 और 1 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 मतलब यहां पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, तो शायद उपसारणिक और सहखंड निकालना आपको समझ में आ गया है। उपसारणिक मतलब M और सहखंड मतलब F से, क्योंकि सहखंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें 3 कोटि की सारणिक, 3 कोटि की सारणिक का मान ज्ञात करना। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 कोटि की सारणिक का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो जरा समझने की कोशिश करें। अलग अलग तरीके हैं। डेल्टा = ये कोई 3 कोटि की एक सारणिक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 और A33। ये कोई एक सारणिक है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रत्येक सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है, मतलब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं सॉल्व करके। अब भैया यहां पर आंसर आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो? भाई 2 कोटि की सारणिक है, उसको तो मान निकालने का बिल्कुल सीधा तरीका मैंने आपको कल बताया था। जैसे ये है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा का मान यदि आप निकालना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं, फिर माइनस बाकी जो 2 अवयव बच गए उनको गुणा करके इसमें से घटाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया था, -2। 2 कोटि की सारणिक को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे ये भी आसान काम ही है, 3 कोटि की जो सारणिक है इसको सॉल्व करना। तो इसमें तरीका क्या है, इसमें हम इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके भी मान निकाल सकते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी आप प्रसार कर सकते हो, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी आप प्रसार कर सकते हो, प्रथम स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष भी आप प्रसार कर सकते हो। मतलब आप यहां पर कितने तरीके से इसका प्रसार कर सकते हो, 6 तरीके से इसका प्रसार कर सकते हो। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके बता रहा हूं, ठीक है। किस तरीके से हम इसका प्रसार करेंगे, तो डेल्टा = प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो प्रथम पंक्ति के अवयव आपको लेने पड़ेंगे पहले। तो मैं यहां पर ले रहा हूं A11। प्रसार कैसे करते हैं उस चीज को समझने की कोशिश करना। A11, ठीक है। अब A11 कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, और कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो ये 4 एलिमेंट बच गए। मतलब A11 के पास में A11 की उपसारणिक का मान लिखना है आपको। अभी बताया था मैंने उपसारणिक, उसका मान लिखना है। तो यहां पर इसकी उपसारणिक क्या होगी, A22 A23 A32 और A33।
A11 के पास में M11 आ गया, ये M11 ही तो है, अरे A11 की उपसारणी की तो है इसी तरीके से। अब A12 के पास में आपको क्या करना है, A12 की उपसारणी लिखनी है। अब A12 की उपसारणी कैसे लिखोगे, ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में तो उसको छोड़ दिया, और दूसरे स्तंभ में है तो उसको छोड़ दिया। अब 4 एलिमेंट आपके पास में बच रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों को लिख लीजिए। A21, A23, फिर क्या आएगा A31 और A33। तो ये इसकी उपसारणिक है, किसकी, A12 की। अब क्या आएगा, A13 आएगा, A13 आएगा इसमें, तो इसकी उपसारणिक यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो प्रथम पंक्ति और अब की बार कौन से स्तंभ को, तीसरे स्तंभ को, इसको छोड़ना। तो यहां पर ये 4 अवयव बच गए, तो वो लिख दीजिए A21, A22, A31 और A32। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। हम कौन सी पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, इसलिए प्रथम पंक्ति के अवयवों को हमने बाहर लिख दिया। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर रहे हो उसके अवयव आपको हमेशा ही बाहर लिखने पड़ेंगे, और फिर उनके पास में उनके उपसारणिक लगा देना। अब बात रही कि यहां पर चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो वो डिपेंड करेगा किस पर, इस पर i प्लस जे के मान पर। तो यहां पर 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 2 सम होने के कारण चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया, 3, विषम होने के कारण चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। और यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4, तो सम होने के कारण चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब बताइए कि क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो 2 कोटि की सारणिक बन गई, तो पहले इन दोनों को गुणा करना, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करना, ऐसे ही तो सॉल्व करता है। अरे आप तो अब तो इनको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, फिर गुणा करके यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहले हम मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करके इसमें से घटा देते हैं। अब एक फॉर्मूला हम यदि यहाँ पे बनाएं, बात को समझना सर, डेल्टा इक्वल्स टू A11, ये क्या है, ये है बच्चों A11 जो अवयव है उसकी उपसारणिक का मान। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, M11 लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये किसके बराबर है, ये तो माइनस A12, ये है बच्चों इसकी उपसारणिक का मान यानी कि M12। सेम इसी तरीके से ये है A13 और ये इसकी उपसारणिक है, तो यहां पे लिख सकते हैं M13। ठीक है क्या। अब इसको और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं M11 को F11 बोल सकता हूं। मैंने बताया था कि यदि i प्लस जे का मान एक सम संख्या है तो और सम संख्या होने की कंडीशन में सेकंड और उपसारणिक सेम होते हैं, तो यहां पर M11 और F11 बिल्कुल सेम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A11 इंटू F11। लेकिन यहां पर यदि आप देखते हो M12 तो M12 में 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, मतलब एक विषम संख्या है, और विषम संख्या की कंडीशन में हम चिन्ह भी साथ में लगाते हैं तब वो क्या बनता है, सेकंड बनता है। यानी कि माइनस और इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तब जाकर के क्या बनेगा, F12 बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। अरे F12 इसके लिए F12 का मतलब समझ रहे हो, इस अवयव का सेकंड। तो इस अवयव का सेकंड निकाल करके देख लीजिए आप क्या होगा। यहां पर यदि मैं निकालूं F12 तो F12 का मतलब A12 का सेकंड। तो A12 कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में, तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरे स्तंभ में तो उसको छोड़ दीजिए, बच गई ये 4 अब A21, A23, A31 और A33। तो ये इसका सेकंड हो गया। क्या सही है, सही नहीं है, चिन्ह भी लगाना पड़ेगा इधर। 12 के हिसाब से चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 एक विषम संख्या है। विषम संख्या की कंडीशन में यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। तो ये माइनस सहित आपको क्या बोलना पड़ेगा, इसको F12 बोलना पड़ेगा। तो ये माइनस और इन दोनों को यदि हम मिलाएं तो क्या बनेगा, F12 बनेगा, यानी कि F12 माइनस M12 के बराबर होगा। ठीक है क्या। तो यहां पर चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो A12 F12 हो जाएगा। लेकिन
इसकी बात करें M13 की, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और जब जोड़ सेम होता है तो M और F का मान सेम होता है, तो यहां पर सीधा आ जाएगा F13। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। भैया याद रख लेना, किसी पंक्ति के अवयवों को यदि उसी के सेकंड से गुणा करके ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो उस सारणिक के मान को व्यक्त करेगा। और जिस पंक्ति की आप बात कर रहे हो उसी के सेकंड होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप दूसरा सूत्र बनाना चाहते हो, इसके हिसाब से इस सूत्र को देख लीजिए। A11 के पास में F11 है, A12 F12, A13 F13, यानी कि आपके पास में यदि सेकंड हैं तो आप किसी भी सारणिक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम पंक्ति के सेकंड आपके पास में है, तो आप प्रथम पंक्ति के अवयवों को गुणा करके जोड़ दो, उसका मान आसानी से आ जाएगा। अब इसी के हिसाब से यदि हम और फॉर्मूला बनाएं, इसी के हिसाब से, ये तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष फॉर्मूला है, हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? दूसरी पंक्ति के अवयव हैं A21, A22 और A23, यही तो है। अब इसको गुणा किससे करना पड़ेगा? F21 से, यहां पे आ जाएगा F22 और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? F23 प्लस प्लस, चिन्ह हमेशा प्लस का रहेगा जब भी हम F की बात करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में। तो यहां पर ये भी एक फॉर्मूला है, यहां पर सॉल्व करके आंसर निकाल लो, चाहे यहां पर सॉल्व करके आंसर निकाल लो, एक ही आएगा। तीसरी पंक्ति के हिसाब से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए इस स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर रहे हो, तो डेल्टा का मान क्या आएगा? A11, A21 और A31। तो अब इस अवयव को इसी के सेकंड से गुणा करना पड़ेगा, इसी के सेकंड से गुणा करके यदि आप जोड़ देते हो तो ये उस सारणिक के मान को व्यक्त करेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये बात और समझना कि पंक्ति तो आप ये ले रहे हो और सेकंड किसी दूसरी पंक्ति के ले रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे डेल्टा बराबर, पंक्ति तो आप ये ले रहे हो, तो इसके अवयव आएंगे तीनों, A11, A12, A13, इसके अवयव आएंगे तीनों। लेकिन सेकंड आप इस वाली पंक्ति के ले रहे हो, जैसे F21, इसका सेकंड ये हो गया, इसका सेकंड क्या होगा? F22 और इसका सेकंड क्या होगा? F23, और फिर आप ऐड कर रहे हो, तो बच्चों ध्यान रख लेना इसका मान क्या आएगा? 0। इसका मान क्या आएगा? 0, हमेशा ही 0 आएगा इसका मान। पंक्ति कोई और है और सेकंड किसी दूसरी पंक्ति के हैं, अन्य पंक्ति के हैं, तो फिर उस कंडीशन में इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपके अच्छी तरीके से? तो भैया ये ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम आंसर कैसे निकालते हैं? आंसर निकालने का तरीका सुन लेना कि किसी भी 3 कोटि की सारणी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक उदाहरण लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे डेल्टा बराबर ये है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 3 2 1, और इस सारणी को सॉल्व करके आपको मान निकालना है। तो मैं यहां पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं। आप दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो और तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि हम हमेशा ही प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। आगे हम इसके नियम और पढ़ेंगे, सारणी के गुणधर्म, तब मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अधिकतम शून्य होंगे, सबसे ज्यादा शून्य होंगे, हम उसी के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर 2 तरीके से आपको आंसर निकाल करके दिखा देता हूं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, तो देखो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा? प्रथम पंक्ति, भाई प्रथम पंक्ति की बात चल रही है तो हम प्रथम पंक्ति के तीनों अवयव बाहर लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखो एक की बात करें तो एक प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में है, तो इन दोनों को छोड़ दिया, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ दिया, ये बच गए। तो एक जो है यहां पे, ये वाला एक,
इसकी उपसारणिक ये हो गई, तो यहाँ पे आप उपसारणिक लिखोगे। अब उपसारणिक आपको हमेशा नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये मुख्य विकर्ण है इसको गुणा करेंगे, कितना हो गया 5, फिर बच गया ये, तो 6 दूनी 12, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अब 2 की बात करें, ये वाला 2 जो है तो ये इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, तो दोनों को छोड़ दिया। अब बच गया क्या, 1 2 3 4, तो पहले 4 को 1 से गुणा करना है, फिर माइनस 6 3 18। ठीक है, और यदि हम इस 3 की बात करते हैं तो 3 पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ना है। बच गई ये 4 अवयव, तो यहां पे कितना हो गया 4 दूनी 8, माइनस 5 3 15, इनको गुणा किया फिर माइनस। अब चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा यहाँ पे, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष यदि आप प्रसार करो तो फिक्स कर लेना, प्लस माइनस और प्लस, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष तो ये है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 माइनस 5, 5 माइनस 12, तो कितना बचेगा माइनस का 8, 1 से गुणा करोगे तो भी माइनस का 8, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 14, माइनस का 14 और माइनस का 2 से गुणा करोगे तो 28। ये कितना हो गया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 7, माइनस का 7 और माइनस के 7 को प्लस के 3 से गुणा करोगे तो 7 3 21। अब ये कितना हो गया माइनस 21 और माइनस का 29, 28 तो प्लस का है और ये हो जाएगा माइनस का 29, तो कितना आ गया आंसर माइनस का 1 आ गया इसमें। ठीक है भाई, माइनस 21 और माइनस 8 माइनस 29 होगा, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया माइनस 1 आ गया, जब हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार किया। अब मैं यहां पर आपको जैसे तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके बता रहा हूं, आप स्तंभ के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो। तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, और फिर हम आंसर निकालें। आंसर सेम आएगा हमेशा, ध्यान रख लेना। आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कीजिए, आंसर क्या आएगा हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये -1 तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार हम इसका करेंगे। तो देखो तीसरी पंक्ति की बात करें तो तीसरी पंक्ति के अवयव भी आपको लेने पड़ेंगे। यहां पे 3 2 1 3, पहले 3 ले रहा हूं। तो 3 कौन सी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो इसको छोड़ दिया, बच गई ये तो बच रहा है। अब तो क्या करोगे इसमें, 6 दूनी 12 माइनस 5 3 15। ठीक है क्या, फिर किसका नंबर है 2 का। ये ऐसे आपको चिन्ह नहीं करना है बारी बारी से, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर आएगा 2, अब 2 तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो ये 4 अवयव बच गए, 1 2 3 4। तो पहले इन दोनों को गुणा करना है, 6 एकम 6 माइनस 4 3 12। ठीक है क्या, अब आएगा 1, तो ये 1 लिख दिया। अब 1 कौन सी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहां पर अब ये 4 अवयव बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 4 दूनी 8। अब चिन्ह देखना है कि यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा, यहां पर कौन सा आएगा और यहां पर कौन सा आएगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष तो फिक्स है, प्लस माइनस प्लस करना है, लेकिन यहां पर चिन्ह आप आई और जे के जोड़ के हिसाब से लगाओगे। तो 3 जो है ये कौन सी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया ना। तो 4 एक सम संख्या के हिसाब से यहां पर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, फिर इसकी यदि हम बात करें तो ये कौन सी पंक्ति में है, तीसरी पंक्ति में, और कौन से स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में। तो 3 + 2 कितना 5, विषम संख्या तो माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। बस एकांतर क्रम में चेंज होता है। यदि यहां पर माइनस आता तो फिर इधर क्या आता प्लस, और इधर क्या आता माइनस आता। अब इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा इक्वल्स क्या होगा, 12 - 15 -3, तो -9 हो गया क्या। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -9 आएगा। ये कितना है, माइनस का 6 प्लस का 12, और ये कितना आएगा, माइनस का 3। तो ये कितना हो गया बच्चों, प्लस का 12 और
प्लस का 12, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 7 3 21। देखो यहां पर इसका आंसर आ रहा है कितना? 0। 9 और 3 12, आंसर आ रहा है 0। और यहाँ पे कितना आ रहा है? -1। आंसर सेम आना चाहिए, ये ध्यान रख लो, कहीं पर हमने गलती कर दी। ये हो गया 8 ही आएगा यहाँ पे, तो नहीं 7 आएगा यहाँ पे, गड़बड़ हो गई ना। कितना आएगा? 7 आएगा बच्चों। और ये कितना हो जाएगा फिर? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 0। गड़बड़ हो गई सर कैलकुलेशन में। तो ये तो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको कि आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लेना, आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। इसमें आगे की बात हम कल करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।